पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन की लेजर फिजिक्स। और आज हम एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल करने जा रहे हैं जो कई बार आपके किसी ना किसी रूप में एग्जाम्स में पूछा जाता है। आज का हमारा आर्टिकल है काइनेटिक्स ऑफ ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन। इसमें हम पहले तो ये देखेंगे, सपोज कीजिए हमारे पास कोई एक बहुत से एटम्स हैं, उसकी असेंबली है इस टाइप से, और इसके ऊपर जब हम कोई लाइट डालते हैं तो इसके जो एटम्स होते हैं वो जो ग्राउंड स्टेट में होते हैं, इस लाइट बीम से या यूं कहिए कि इस लाइट से वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ग्राउंड स्टेट से वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। इस तरह से ये देखिए, ये हमारी ग्राउंड स्टेट है और ये एक्साइटेड स्टेट है। और जैसे ही हम इसमें लाइट डालते हैं तो वो उनको एब्जॉर्ब करते हैं, जो कि इनकी E2 - E1 इतनी हमने लाइट डाली, और वो ग्राउंड स्टेट से कहां चले जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में। ऐसा कैसे हुआ कि उन एटम्स ने इसमें से कुछ पर्टिकुलर एनर्जी जो है एब्जॉर्ब की, और वो एटम कहां चले गए, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चले गए। और वो यहां पर ये कह सकते हैं कि वो एब्जॉर्ब होगी। और जैसे ही वो लाइट जब बाहर आती है, यानी कि ये ट्रांसमिटेड बीम है, तो इसे हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहते हैं। और इस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में वो जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है वो मिसिंग मिलेगी, मतलब वो उसने एब्जॉर्ब कर ली तो वो मिलेगी नहीं यहाँ पे इस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में। तो आज इसमें हम यही देखेंगे कि वेरिएशन इन द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड बीम विद द फ्रीक्वेंसी, कि किस टाइप का ग्राफ आता है, किस तरह से इस लाइट की इंटेंसिटी जो इस पर इंसिडेंट हो रही है वो फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे वेरिएशन आता है, वो चीज हम यहाँ देखेंगे बहुत ही सिस्टमेटिक वे से। यानी कि एक तरीके से मैं यहाँ ये लिख सकता हूं, जो आज हम स्टडी करेंगे कि वेरिएशन ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी, कुछ इंटेंसिटी है इंसिडेंट हुई, कुछ एब्जॉर्ब हो गई, तो यहां पर जो आई है उस इंटेंसिटी में कैसे वेरी कर रहा है, उसका ग्राफ कैसा आएगा, और वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो यहाँ एब्जॉर्ब हो गई है इन एटम्स के द्वारा वो तो मिसिंग होनी है, उसको भी हम यहाँ देखेंगे। इंटेंसिटी विद एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी, इस चीज को आज हम अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे कि वो ग्राफ कैसा आएगा। जाहिर है कि जो कुछ भी होता जाएगा बहुत ही इजी स्टेप में समझते हुए हम इस आर्टिकल को पूरा कर लेंगे और आप पेपर में भी लिख के आ पाएंगे। शुरुआत कहां से करेंगे, कंसीडर एन असेंबली ऑफ द एटम्स। यहां बहुत सी एटम्स विच आर characterized by the two states E1 and E2। इन एटम्स की जो दो स्टेट्स हैं E1 एंड E2, ये हमने मान लिया। नाउ ए लाइट beam is incident on it, the atoms absorb the frequency or you can say energy, क्योंकि each का चेंज होता है, and get excited from ground state to the excited state, and we observe a dark line in transmitted part or in absorbed spectra। ये चीज आप देखेंगे। चलिए मैं थोड़ी सी भूमिका, क्योंकि कहते हैं ना वेल बिगिनिंग इज हाफ डन, तो थोड़ा सा जो शुरुआत है आपकी, आप कैसे कर रहे हैं अपने आर्टिकल की, उससे जो पेपर चेक करता है उस पर काफी प्रभाव पड़ता है कि इस बच्चे ने इस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से लिखा होगा आगे। तो आप इस तरह से लिखेंगे, कंसीडर एन असेंबली of atoms having
two states, E1 and E2. When a beam of light इंसिडेंट तो नहीं, बहुत ही स्टेप में जो हो रहा है बस वही लिखेंगे। ए बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इट, इस पर जब एक लाइट बीम इंसिडेंट होती है, इट एब्जॉर्ब द सर्टेन फ्रीक्वेंसी और यू कैन से एनर्जी। It absorb frequency and get excited from ground state to the excited state. From ground state to excited state. And that particular frequency is missing here. जैसे सपोज कीजिए मैं बात कर रहा हूं कि E इक्वल टू एच म्यू टू वन। जब यहाँ इस स्पेक्ट्रम को हम स्टडी करते हैं तो ये जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है E2 माइनस E1, ये फ्रीक्वेंसी यहाँ मिसिंग मिलेगी 2 1 इन E2 माइनस E1 डिवाइड बाई एच। क्या जानते हैं एच यहाँ प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इज मिसिंग हियर। और उसको हम एक ग्राफ के द्वारा भी देखेंगे जब हम इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ खींचेंगे। यानी कि यही है कि दिस इज मिसिंग लाइन इन एब्जॉर्ब वेरिएशन इन दी ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी विद द एब्जॉर्ब फ्रीक्वेंसी। एक ग्राफ अगर हम खींच ले इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के बीच में, तो प्यारे बच्चों देखिए वो ग्राफ कैसा आता है। वो ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा कि एक तरफ तो हम इंटेंसिटी ले लेते हैं और एक तरफ हम ले लेते हैं फ्रीक्वेंसी और इधर हम ले रहे हैं इंटेंसिटी। अब ये जो ग्राफ आएगा कुछ इस टाइप का आएगा। ये तो मैक्सिमम इंटेंसिटी है, इसको तो आप आई मैक्सिमम कह सकते हैं। लेकिन ये देखिए ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में कह रहा था कि जब इसमें से इस असेंबली ऑफ एटम्स में से जब लाइट बीम पास करते थे पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब हो जाती है एनर्जी और ये एटम जो है एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं और उनकी जगह हमें मिसिंग लाइट है कि वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हमें मिलती ही नहीं है। ये वो है 2 1। और यहाँ पर देखिए ये मिनिमम है, इससे नीचे तो जा नहीं सकती, जिसे हम कह सकते हैं आई मिनिमम। तो दिस इज द वेरिएशन इन द इंटेंसिटी एंड द फ्रीक्वेंसी। जैसा कि आप देखा था ना कि जब लाइट इस पे डालेंगे तो कुछ फ्रीक्वेंसी के साथ जो ग्राफ आता है वो ये आता है। बिल्कुल इंटेंसिटी मिनिमम हो जाती है जो एब्जॉर्ब हो जाती है उन एटम्स के द्वारा। वो एटम फिर क्या करते हैं ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। तो ये तो होगी हमारी एक बेसिक सी बात। अब हम ये देखना चाहेंगे कि जब इसमें से लाइट बीम हम इंसिडेंट करवा रहे हैं और मान लो ये लाइट बीम ये एक पर्टिकुलर हम डायरेक्शन ले लेते हैं और ये जेड डायरेक्शन ऐसे, और यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये जेड है और यहाँ पर ये जेड प्लस डी जेड हो गया है, क्योंकि ये जो लेंथ है ना ये बहुत ही स्मॉल लेंथ है। मान लो ये डी जेड है तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी जेड प्लस डी जेड। अगर हम इस दिशा में लाइट की बीम को इंसिडेंट करवा रहे हैं इस मीडियम पर जिसमें बहुत से एटम्स हैं, या यूं कहिए कि असेंबली ऑफ एटम्स हैं एंड विच आर हैविंग टू स्टेट्स E1 एंड E2, ये है। तो फिर इसको अब हम डिटेल में समझते हुए चलेंगे बहुत ही इजी स्टेप में। एक बार देखते ही आपको ये समझ में आ जाएगा और आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। बस आप एक स्क्रीनशॉट लेते रहें और अपनी नोट्स भी बनाते रहें, क्योंकि पेपर में हमें लिखना है। हालांकि नोट्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से आप लेकर के नोट्स और अपनी इसकी तैयारी कर सकते हैं। देखिए जो हमने यहाँ कंसिडर किया है
कि कंसिडर ए लाइट बीम इंसिडेंट on this assembly of the atoms having two states E1 and E2 in z direction, यानी कि this light beam passes through this medium। अब हो क्या रहा है कि जैसे जैसे मीडियम पर लाइट अंदर से पास होती है तो इसकी जो इंटेंसिटी है लाइट है वो एब्जॉर्ब होती जा रही है, तो इसकी इंटेंसिटी में कमी आ रही है। तो वो कमी किन किन बातों पर निर्भर करती है वो आप बता सकते हैं कि जैसे लाइट इस जेड डायरेक्शन में इस मीडियम से पास हो रही है जिसमें बहुत से एटम्स हैं जिनकी दो स्टेट्स हैं E1 और E2, तो उनकी इंटेंसिटी में डिक्रीज जो होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है वो आप जरा सोच के बताइए। मैं लिख भी देता हूं, डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑन पासिंग इन जेड डायरेक्शन। ये जेड डायरेक्शन लिखने पहले बच्चों सिंपलिसिटी के लिए। तो बताइए डिपेंड्स ऑन, ये किन किन चीजों पर डिपेंड कर सकते हैं, सोच की तरह मुझे बताइए। चलिए इसमें इंटेंसिटी में कमी कितनी आएगी मैं एक एग्जांपल देता हूं, उससे आपको हिंट मिल जाएगा कि ये किन किन बातों पर निर्भर करती है। मान लो एक व्यक्ति है और वो पानी में तैर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, और वो एक्सरसाइज सिर्फ इसलिए कर रहा है कि उसके वजन में कमी आ जाए। तो ये जो कमी आएगी इसमें तैरते वक्त ये किन बातों पर निर्भर करता है? जाहिर है एक तो उसके ओरिजिनल वेट पर, अगर कोई हेल्दी सा है ज्यादा वेट है तो उसमें कमी भी ज्यादा आएगी। मान लीजिए 100 किलो का कोई व्यक्ति है तो उसके वजन में कमी जो आएगी वो ज्यादा आएगी, और किसमें पहले से ही कम है तो उसमें कम आएगी। दूसरी बात यह है कि वो कितनी दूर तक तैरता है, ज्यादा मेहनत कर रहा है, ज्यादा दूर तक तैर रहा है तो उसके वजन में जो कमी आएगी वो ज्यादा आएगी। यानी कि पाथ लेंथ पे डिपेंड कर रहा है मीडियम के अंदर कितना है, और दूसरा उसकी ओरिजिनल इंटेंसिटी कितनी है उस पर निर्भर करता है। वही बात यहां लिख लीजिए, ये दो चीजों पर ये डिग्री डिपेंड करेगी, एक तो ओरिजिनल इंटेंसिटी क्या हमें पता चलेगा, और वो मान लो आई जेड है। यहां पर जो इंटेंसिटी है, जो इंसिडेंट बीम इंसिडेंट हुई उसकी इंटेंसिटी कितनी है, आई जेड। और दूसरी जो चीज आप देख रहे हैं पाथ लेंथ, पाथ लेंथ ऑफ मीडियम, मीडियम का जो पाथ लेंथ है ना ये उस पर भी डिपेंड करता है, और यहां कितना पाथ लेंथ है, डी जेड। और ये भी पता चल गया कि ये जो डिक्रीजिंग इंटेंसिटी है ना इसको हम डी आई जेड कर देते हैं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल इंटेंसिटी एट जेड। यहां पर जब वो एंटर कर रही थी लाइट बीम इस मीडियम से। दूसरी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पाथ लेंथ, जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतनी ही इंटेंसिटी में जो कमी आएगी वो ज्यादा होगी। ऑन ज्वाइनिंग दीज टू डाटा वी कैन राइट हियर दैट डी आई जेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई जेड इंटू डी जेड। और बच्चों आप जानते हैं कि जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो उसके स्थान पर हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं, और वही कांस्टेंट अब मैं यहां यूज कर रहा हूं, डी आई जेड इज इक्वल टू माइनस के क्यू आई जेड इंटू डी जेड। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमारे पास आ गई है, वेयर में आपको बता देते हैं कि ये है क्या। ये जो कांस्टेंट आप देख रहे हैं ना के, इट इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को बराबर के निशान में बदलने के लिए हमने लगाया है, और इसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट या फिर आप एटेन्यूएशन कोफिशिएंट भी कह सकते हैं। इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, proportionality, and it is called absorption coefficient या फिर attenuation coefficient। ये and it depends on the nature of the material of the medium। उसके बाद आप एक बात और यहां कह सकते हैं प्यारे बच्चों, ये जो नेगेटिव साइन ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? देखिए नेगेटिव साइन हमें बता रहा है कि जैसे जैसे जेड इंक्रीज होगा वैसे वैसे इंटेंसिटी जो है
और ज्यादा घटेगी, यानी इंटेंसिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग जेड। ये चीज यह हमें इस नेगेटिव साइन से पता लगता है, यानी नेगेटिव साइन डिनोट्स दी डिक्रीजिंग इंटेंसिटी विद जेड, यानी कि विद इंक्रीज ऑफ जेड। जैसे जैसे जेड बढ़ेगा, जैसे जैसे ये पाथ लेंथ इंक्रीज होगी, इंटेंसिटी में कमी आती जाएगी। यही हमारी ये नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रही है। आप एक स्क्रीनशॉट लेंगे क्योंकि आप नोट्स बना रहे हैं, तो उसके बाद हम इसी इक्वेशन को आगे एक्सप्लेन करते हैं बहुत ही इजी स्टेप में। आपके जरूर समझ में आ रही होगी, और अगर समझ में प्यारे बच्चों आपको आ रही है तो इसे शेयर जरूर कर दे अपने दूसरे साथियों के पास। और अभी तक अगर पहली बार ही ये लेक्चर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि तमाम आर्टिकल सभी तरह की फिजिक्स आपको यहां मिलेंगे। इक्वेशन 1 कैन बी रिटन। पहले बच्चों इस इक्वेशन को हम कुछ ऐसे भी तो लिख सकते हैं, डी आई जेड डिवाइडेड बाई, ये जो जेड है ना इसको इधर इसके नीचे ले जाते हैं, यानी कि आई जेड ये हो गया, एंड इट इज इक्वल टू माइनस के न्यू और डी जेड, डी जेड की वैल्यू हमने ये सिर्फ आई जेड को हमने इसके नीचे ले आए। ओके, अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ऐसे लिखेंगे ऑन इंटीग्रेट, हम इसे इंटीग्रेट कर देते हैं। तो वी राइट हियर, जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे ये इस तरह से, ये हमने इंटीग्रेशन, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, log आई जेड, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 बाई जेड इसका इंटीग्रेशन ये होगा, बेस इसका ई है, एंड इट इज, जब ये माइनस, ये तो कांस्टेंट है ही, लेकिन यहां करेंगे तो ये जेड हो जाएगा, क्योंकि यहां कुछ है नहीं ना, जेड की पावर 0 है तो पावर में 1 ऐड कर देंगे और ये हमारे पास आ जाएगा। और क्योंकि इसमें कोई लिमिट्स नहीं है, डेफिनेट इंटीग्रल ये है नहीं, इसलिए एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम याद रखते हैं। सी क्या है, यहां पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। तो यहां से एक और बात देख सकते हैं आप, देखिए कि इफ जेड इज इक्वल टू 0, मैं बात कर रहा हूं कि इधर है ना जेड डायरेक्शन, हमारी जो इंसिडेंट बीम है वो इस मीडियम से जेड डायरेक्शन में, मतलब इसमें से पास हो रही है, जेड डायरेक्शन में इंसिडेंट हो रही है। जब जेड 0 था तो यहां पर जो मैक्सिमम इंटेंसिटी, यानी कि जो आई जेड हमारे पास था वो कितना था, आई नॉट था, मैक्सिमम था, क्योंकि उसके बाद ही तो इस मीडियम में एंट्री करेगा और उसके बाद वो कम होना शुरू हो जाएगा। इज दी मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी है प्यारे बच्चों, ये आप लिख सकते हैं यहां पे। तो अब ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 है ये क्या बोले, देखिए यहां पर जब हम इस जेड को 0 कर देंगे तो आई जेड कितना हो गया, आई नॉट हो गया है। हम लिखेंगे log आई नॉट इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, इज इक्वल टू सी, क्योंकि ये तो जेड को 0 कर लिया ना हमने, इसलिए सी। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ सी इन दिस इक्वेशन 2, इसमें रख दीजिए तो हमें क्या मिलेगा, log आई जेड इज इक्वल टू माइनस के न्यू जेड प्लस log आई नोट न्यू। नाउ इस टर्म को हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं तो हम लिखेंगे log ई आई जेड माइनस log ई आई नोट एंड इट इज इक्वल टू माइनस के न्यू जेड। log m माइनस n का फॉर्मूला यहां लग ही जाएगा, आप जानते हैं log m माइनस log n किसके बराबर होता है, वो होता है log m बाई n, तो यहां लिखेंगे आई जेड बाई आई नोट एंड इट इज इक्वल टू के न्यू इंटू। अब हम यहां पर एंटी लॉग लेते हैं, ऑन टेकिंग एंटी लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स वी राइट, यानी कि आप लिखेंगे ऑन टेकिंग एंटी लॉग
तो हम यहाँ लिखेंगे, देखो जब इस टाइम की लोग हम लेंगे तो ये तो हमारे पास आ जाएगा सिर्फ आई जेड और नीचे आई नोट है ही, एंड इट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस के म्यू इंटू जेड। ये देखिए, और इस टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आप देखेंगे कि आई जेड इज इक्वल टू आई नोट इंटू ई की पावर माइनस के म्यू इंटू जेड, ऐसे लिख सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमारे पास आ गई है। लेकिन यहां पर एक बात और, कि ये तो तब है जब हमारा जो मीडियम है वो होमोजीनियस है, एक जैसा है। मान लो ये मीडियम होमोजीनियस ना हो, कहीं कैसा इसकी नेचर हो, नॉन होमोजीनियस मीडियम है, तो फिर इस इक्वेशन को हम कुछ और टाइप से लिखेंगे, यानी कि हम इसे लिखेंगे फॉर नॉन होमोजीनियस मीडियम, नॉन होमोजीनियस NEOUS जीनियस मीडियम। इसमें हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए इसी टर्म को हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, आई जेड इक्वल टू आई नोट इंटू ई की पावर माइनस के म्यू डी जेड, ये लिखेंगे। ये भी हमारा फॉर्मूला हो गया, एक ही बात है, इसे हम इक्वेशन नंबर 3 के। तो ये रिजल्ट्स देखिए हमने लिख दिया है, और हमने देखा कि वेरिएशन इन द इंटेंसिटी ऑन पासिंग थ्रू ए मीडियम डिक्रीजेस अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, एंड इट इज, क्योंकि यहां ई आ रहा है तो आप कह सकते हैं इट इज एक्सपोनेंशियल इन नेचर। ये कैसा है, ये एक्सपोनेंशियल नेचर का है, क्योंकि इसमें ई टर्म आ रही है, वो चीज हमने यहां लिख दी है। तो प्यारे बच्चों, ये नॉन होमोजेनियस मीडियम के लिए और ये आ गया है। यहां तक ये रिजल्ट्स आपसे प्रूव करवा सकते हैं कि सो दैट वेरिएशन इन द इंटेंसिटी ऑन पासिंग थ्रू ए मीडियम इज एक्सपोनेंशियल इन नेचर, तो फिर आप ये लिखिए, this relation can be changed in terms of frequency and absorption coefficient. Can be transferred in terms of absorption coefficient and frequency. And the graph between the absorption coefficient and the frequency is as shown. तो ग्राफ अगर हम देखें कि एक तरफ हम एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट ले लेते हैं और एक तरफ हम फ्रीक्वेंसी ले लें, इधर हम फ्रीक्वेंसी ले लें, तो क्या मुझे पता है कैसा ग्राफ आएगा, जानते हैं ना। ये ग्राफ जो एब्जॉर्ब हो जाएगी ना, एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा कहां होगी, ये ग्राफ कुछ इस तरह का है। ये ग्राफ, ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, यहां एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट सबसे ज्यादा है यहां, क्योंकि ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो आपने आपको बताई थी μ21, वो एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये यहां पर के म्यू की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होगी, और यहां बीच में देखिए, यहां पर इसकी वैल्यू जो है मैक्सिमम की हाफ हो जाती है। जहां इसकी वैल्यू हाफ हो जाती है, वो जो ये विड्थ है ये कहलाती है फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा। यहां पर ये चीज, यानी कि इट इज कॉल्ड फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा, या हाफ फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा, ये चीज। तो फिर बच्चों बस इसके आगे हम लेडेनबर्ग फार्मूला जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इन्हीं एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट से जुड़ा हुआ, उसको देखेंगे। लेकिन ये महत्वपूर्ण आर्टिकल आज हमारा हो गया है। अगर आपको ये समझ में आ गया है, आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया है, और अगर नए हैं तो फिर एक बार मैं फिर कहता हूं, आप इन दोनों ही चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और साथ में एक काम आप और कर सकते हैं यहाँ पर, कि अच्छा लग रहा है तो शेयर कर दीजिए, जैसे कि बात ही होती है। और आप कमेंट्स में जरूर किया करें कि कहां से बिलोंग कर रहे हैं, कैसा आपको ये लग रहा है, क्या आपके और फर्दर सुझाव हैं, ताकि हम इसमें और इंप्रूव कर सकें। मेरी पूरी कोशिश है कि मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो हाईएस्ट स्कोरिंग करें। उसके लिए मैं लगातार प्रयासरत रहता हूं। और प्यारे बच्चों, आप शेयर भी जरूर करें अपने दूसरे स्टूडेंट्स को, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको
फायदा उठाएं, ये भी हमारा एक एम है। आप सभी स्टूडेंट्स का जिन्होंने पूरा लेक्चर देखा है, सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है या कमेंट्स कर रहे हैं, उन सबका मैं बहुत बहुत दिल से यहाँ से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।